सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, जिसमें कि गैस की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा डिटेल में है। लेकिन इन तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले एक बार कुछ और चीज़ें पढ़ लें हम। इलास्टिसिटी का भी कॉज आपको समझ आ जाएगा। क्या है, आपका एटम है या मॉलिक्यूल है? ये एटम या मॉलिक्यूल जो भी है, ये दो पार्ट से बेसिकली मिलकर बना है। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स, रिवॉल्व करते हुए इलेक्ट्रॉन्स, जिसे कि अब हम इलेक्ट्रॉन नहीं कहते बल्कि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहते हैं इसको हम, क्योंकि इतनी तेजी के साथ रिवॉल्व कर रहा है कि पूरा क्लाउड जैसा स्ट्रक्चर बना रहता है ये। तो ये एक क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, जब ये दोनों के दोनों एटम या मॉलिक्यूल एक दूसरे से नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस का मतलब इतने दूर के एक दूसरे के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल रहे, तब ये इनका क्लाउड और न्यूक्लियस अपने उस स्ट्रक्चर में होते हैं जो स्ट्रक्चर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप का, ये वो। लेकिन जब दो मॉलिक्यूल या एटम एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं, प्रभाव क्षेत्र में आते हैं, तो कुछ नए फिनोमिनल्स, कुछ नई फोर्सेस डेवलप होती हैं। क्या होता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम या न्यूक्लियस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इट इज गेट अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, और इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे वाले के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लगता है। साथ ही साथ एक कंडीशन और बनती है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जैसे कि आपके ये न्यूक्लियस रिपेल कर रहे हैं, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब कुछ तो इसमें पेयर बन रहे हैं, देखो रिपल्शन के, कुछ पेयर बन रहे हैं अट्रैक्शन के। ओवरऑल रिपल्शन रहेगा या ओवरऑल अट्रैक्शन रहेगा, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। उनमें से एक फैक्टर है इन दोनों एटम या मॉलिक्यूल के बीच का फिजिकल डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है इनके बीच में, इस पर बात पर डिपेंड करता है क्या अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। क्लियर है इतनी बात? तो थोड़ा सा आप ध्यान देना, जब दो एटम या मॉलिक्यूल, मैं एटम या मॉलिक्यूल नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। या तो कोई भी मटेरियल एटम से मिलकर के बना हुआ है या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। आयंस भी होते हैं, कभी कभार आयंस भी होते हैं। तो मैं इन्हें कह रहा हूं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। जब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हैं, कितनी डिस्टेंस पर हैं, दोनों एक दूसरे के साथ में नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस पर हैं, तो इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, कुछ भी नहीं है। इंटरेक्शन कोई है ही नहीं। नॉन इंटरेक्शन का मतलब, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस का मतलब क्या है, इनके बीच में ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब उसके बाद समझिए जरा, इन दोनों पार्टिकल्स को आप थोड़ा सा पास लेकर आए, थोड़ा सा पास आप लेकर आए इन्हें यहां, तो इनके बीच में अब अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि ये जो अट्रैक्शन है ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन नहीं है, एक तरह का ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस होती हैं।
इन ग्रेविटेशनल फोर्स जो इनके बीच अट्रैक्शन का काम कर रहा है वो तो काम करता ही रहेगा, उससे बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं। ग्रेविटेशन को, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, ग्रेविटेशनल फोर्स को किसी बात से कोई मतलब है ही नहीं। वो तो दो मटेरियल पार्टिकल्स के बीच में लगना ही लगना है, लगना ही लगना है, चाहे वो हवा में है, कहीं भी है, कैसे भी है, लगना ही लगना है वो तो फोर्स। फिलहाल हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 कम है, नेग्लिजिबली स्मॉल है एज कंपेयर टू ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो थोड़ा सा आप पास ला इंटरेक्शन शुरू करा इन दोनों ने आपस में, और क्या हो गया, हो क्या गया, हुआ ये कि दोनों पार्टिकल हल्का सा एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर गए। अब आपने इनको थोड़े बीच में, इनके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा और कम किया, आप पास ला रहे हैं इन्हें दोनों को, और पास लाए तो क्या हुआ, ये इंटरेक्शन थोड़ा सा बढ़ा, अट्रैक्शन अट्रैक्शन बढ़ा, थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा। और बढ़ना और घटना मैं रिप्रेजेंट करूंगा लेंथ ऑफ एरो से। आप और पास लाए इन्हें तो अट्रैक्शन थोड़ा सा और बढ़ा, और पास ला गए, अट्रैक्शन थोड़ा सा और बढ़ा, और बढ़ गया अट्रैक्शन। ठीक है, इन्हें अगर आप और पास लेकर आते हैं तो अब अट्रैक्शन कहता भैया अब रहने दो, अब मैं कहां तक बढ़ूंगा मैं, तो ये वापस घटना शुरू हो जाता है। यहां तक अट्रैक्शन, यहां तक क्या था, अट्रैक्शन कैसा था, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग अट्रैक्शन था यहां तक। और ज्यादा आप पास लाए तो अट्रैक्शन घटने लगा, और पास आप लेकर आए इन्हें दोनों पार्टिकल्स को, अट्रैक्शन घट गया, और पास आप लेकर आए तो अट्रैक्शन ने कहा कि मैं तो अब खत्म। तो यहां से यहां तक है तो अट्रैक्शन ही है, अट्रैक्शन ही, लेकिन ये क्या है, अट्रैक्शन है लेकिन कैसा है, डिक्रीजिंग अट्रैक्शन है, डिक्रीज होकर के अट्रैक्शन जीरो हो गया। अब यहां इस कंडीशन में, इस कंडीशन में नो अट्रैक्शन, नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन, ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, कुछ भी नहीं है। इस टाइम जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन होता आर नॉट, आर नॉट रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर नॉट, ये आर नॉट कहलाता है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस। और जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के इक्वल हो, आर नॉट हो, तब ये दोनों पार्टिकल्स सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, क्योंकि अगर आर नॉट से ज्यादा का डिस्टेंस होता तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अगर बाय द वे फ्री है चलने के लिए तो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे। और जब आर नॉट डिस्टेंस हो गया तो अट्रैक्शन पूरी तरह से खत्म हो गया। जितना भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये पेपर है, ये पेन है, ये टेबल है, ये सब कुछ है, इन सब के पार्टिकल्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इस समय, आर नॉट। अगर आर नॉट से ज्यादा हो रहा होता, मेरे इस पेन के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा होता, तो ये खींच करके अपने आप को पास ले आते और ये पतला हो जाता पेन, छोटा हो जाता पेन, नहीं हो रहा। आर नॉट डिस्टेंस इस टाइम। अगर बाय द वे आप जबरदस्ती इन दोनों के बीच का डिस्टेंस और कम करने लगे, अब इन्होंने कहा कि हम खुश हैं भैया, अब ज्यादा छेड़छाड़ ना कर, सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आपने कहा नहीं, थोड़ा सा कम करके तो देखूं, क्या देख ले करके। अब अट्रैक्शन के बजाय क्या होने लगा, रिपल्शन। हालांकि फोर्सेस अब भी वही की वही हैं, लेकिन इनमें से, इन सारी फोर्सेस में से यहां तक ओवरऑल अट्रैक्शन इफेक्टिव था, रिपल्शन था इसमें भी, इस इन कंडीशन में भी रिपल्शन भी है, अट्रैक्शन भी है,
लेकिन रिपल्शन कमजोर है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या है? अट्रैक्शन। क्या? दैट्स व्हाई, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो अब क्या हुआ कि आप पास लेकर आए, तो पास लेने के बाद इन्होंने कहा कि अब अट्रैक्शन का चक्कर नहीं है, दूर दूर हो जाओ। आपने कहा अच्छा थोड़ा सा और पास लाके देखें, थोड़ा सा आप और पास लेकर आए, अट्रैक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। रिपल्शन मतलब जितना हिसाब से, जितनी तेजी से, जिस रूप में ये अट्रैक्शन बढ़ा था, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ रिपल्शन बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा रिपल्शन हो गया। आपने कहा थोड़ा सा जोर और लगा दो, थोड़ा सा जोर और लगा दो बस, कि ठीक है जी लगा दो जोर, हम पे क्या असर पड़ रहा है? जबरदस्त रिपल्शन, भयानक रिपल्शन हो गया, भयंकर तेजी के साथ। यहां अट्रैक्शन बढ़ रहा था, जितनी जितनी तेजी से ये बढ़ रहा था, उससे ज्यादा तेजी के साथ घटा। देखो ध्यान से, मैंने बढ़ता हुआ दिखाया है इसे 3-4 स्टेप में, घटता हुआ दिखा दिया सिर्फ 2 स्टेप में। जितनी तेजी के साथ बढ़ा था, उससे कहीं तेजी के साथ घट के 0 हो गया, और जितनी तेजी के साथ घट के 0 हुआ, उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ एकदम से रिपल्शन बढ़ता चला गया। और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तो ऐसी आ जाती है, ऐसी डिस्टेंस आ जाती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, क्या ये डिस्टेंस ऐसी आ गई कि अब जो रिपल्शन की वैल्यू है वो इतना जबरदस्त रिपल्शन है कि हाथी खड़े कर दो इनके ऊपर एक टांग पे, एक हाथी इसके ऊपर खड़ा कर दो, एक हाथी इसके ऊपर खड़ा कर दो, एक टांग पे, अब ये और ज्यादा पास लाना इनका संभव नहीं है। मतलब नॉर्मल कंडीशन में संभव नहीं है, संभव होने को तो सब कुछ है, हिम्मत होनी चाहिए बस करने की, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए करने की। आपसे, आप तो बच्चे क्या पैदा भी ना हुए होंगे, मैंने जब सबसे पहला टीवी हमारे घर आया तो ब्लैक एंड व्हाइट था, है ना, सिर्फ एक चैनल आया करता, केवल एक चैनल, और उस एक चैनल में भी रात को शायद 6 या 7 बजे वो शुरू होता था, 10, साढ़े 10 या शायद 11 बजे वो प्रोग्राम सब खत्म हो जाया करते थे। आज रात दिन टीवी देख लो अपनी जेब में से मोबाइल निकाल के, है ना। तो उस समय जब मैं बचपन में था, आपसे भी छोटा था, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि टीवी हुआ करेगा जेब में। संभव तो सब कुछ है, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए बस। लेकिन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ, और इतना जबरदस्त रिपल्शन हो गया कि भाई अब और इससे ज्यादा पास नहीं लाया जा सकता। तो अब जरा ध्यान से देखो आप। अच्छा, अगर मैं इसको ग्राफिकली बनाऊं तो ग्राफिकली जरा समझने की कोशिश करना इसे, इस पूरे वेरिएशन को मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लेकर आता हूं। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 9, 10th, 11, 12th की फिजिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है कि हम यहाँ मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे फिनोमिनन्स को, नेचर में जो हो रहा है उसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे, और विजुअली रियलाइज करने के लिए ग्राफ बनाएंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे। सो देयर इज नो फिजिक्स पॉसिबल विदाउट मैथमेटिक्स। एक्चुअल में फिजिक्स, मैथमेटिक्स का डेवलपमेंट ही नेचर को समझने के लिए हुआ, और नेचर को समझना ही फिजिक्स है। मैंने एक्स एक्सिस पर लिया डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और वाई एक्सिस पर मैं ले रहा हूं क्या? फोर्स। वाई एक्सिस पर फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स, करेक्ट। और जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है उसे निगेटिव माना जाता है, तो निगेटिव वाई एक्सिस पर मैं क्या, मुझे क्या लेना होगा? अट्रैक्शन। और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर क्या लेना होगा? रिपल्शन। रिपल्शन, करेक्ट। जब पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, देखो यहाँ उल्टा ग्राफ बनाएंगे हम, इनिशियली पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम था, नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टेंस था, और जब इस डिस्टेंस को हम कम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, अट्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है।
तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो इनके बीच में फोर्स नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल भी ना हो। जब नॉन इंटरैक्टिंग डिस्टेंस पर है तब भी हल्की फुल्की सी अट्रैक्शन होती जरूर है, जीरो तो कभी होता ही नहीं। तो हल्का सा अट्रैक्शन है। अब देखना जरा ध्यान से, ये जब मैं इस ग्राफ पर इधर चल रहा हूं तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या कर रहा हूं, कम कर रहा हूं, है ना। मैं ग्राफ पर ऐसे चला, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा, पहले धीरे धीरे बढ़ता है, फिर तेजी के साथ अट्रैक्शन बढ़ता है, और यहां अट्रैक्शन बढ़ गया, फुल अट्रैक्शन हो गया यहां। अब और डिस्टेंस कम करा तो क्या हुआ, अट्रैक्शन कम होने लगा। लेकिन जितनी तेजी के साथ ये बढ़ा था उससे कहीं तेजी के साथ ये क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है। और यहां पहुंच करके ये वो डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस होगी पार्टिकल्स के बीच की, कौन सी, आर नॉट। यहां पहुंच करके ना तो अट्रैक्शन वाले रीजन में है आप, ना रिपल्शन वाले रीजन में है। और इससे हल्की सी डिस्टेंस कम करते ही रिपल्शन भयंकर तेजी के साथ बढ़ता है, भयंकर तेजी के साथ बढ़ता है रिपल्शन। और एक एक टाइम तो ऐसा आता है कि इनके बीच ये डिस्टेंस हुआ और अब तो भैया रिपल्शन अब तो इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। अब रिपल्शन कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस है इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नॉट, तो दोनों पार्टिकल, तब आप उस टाइम ना तो अट्रैक्शन के रीजन में है ना रिपल्शन के रीजन में है। जब दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आर नॉट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस के इक्वल है तो इन दोनों पार्टिकल के बीच ना तो अट्रैक्शन लग रहा ना रिपल्शन लग रहा, है ना। अगर पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस आप इंक्रीज कर दें, आर नॉट से ज्यादा बढ़ा दें, तो तुरंत इनके बीच क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन लगने लगेगा। और अगर आर नॉट से कम कर दें तो, यहां आर नॉट पर आप खड़े हुए, कहां खड़े हुए, आर नॉट पर खड़े हुए। अगर आप आर नॉट से आगे बढ़ जाएं, आर नॉट से जरा सा ज्यादा डिस्टेंस कर दें, तो आप कहां गए, अट्रैक्शन वाले रीजन में आ गए। अगर आप आर नॉट से थोड़ा कम कर दें तो वाई एक्सिस पर पहुंचने के लिए फिर यहां करना पड़ेगा, कहां गए आप, रिपल्शन के रीजन में आ गए। समझिए बात। तो त्यागी जी ने पहले ही बात समझ ली कि ये जो ग्राफ है यही ग्राफ है एक्चुअल कॉज बिहाइंड इलास्टिसिटी, यही ग्राफ है इलास्टिसिटी के पीछे। क्यों, यही तो कहना चाह रहे थे आप। मतलब क्या है, चलो हम बनाते हैं, एक तार बनाते हैं। मैंने तार, इतना पतला तार ले लिया, इतना पतला तार ले लिया, इतना पतला तार ले लिया कि बस एटम्स की एक लड़ी है ये, समझ रहे हो। ये तार है, तार मैंने इतना पतला इतना पतला इतना पतला तार ले लिया, इतना पतला तार ले लिया कि बस एटम की एक लड़ी है। और ये किस पोजीशन पर है इस टाइम, अपने इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर है। अगर मैंने फोर्स लगाकर यहां इसे खींचा तो क्या होगा, होगा क्या कि ये पार्टिकल्स को मैंने इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर करा दिया इन्हें। इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर नॉट से ज्यादा डिस्टेंस हो गई इनके बीच की। जब आर नॉट से ज्यादा डिस्टेंस हो गई तो कहां कहां पहुंच गए, अट्रैक्शन रीजन में पहुंच गए। मतलब इनके बीच में अब अट्रैक्शन डेवलप हो गया। जैसे ही मैं फोर्स हटाऊंगा अपनी रिस्टोरिंग फोर्स, ये अट्रैक्शन इन्हें वापस अपनी जगह लेकर आ जाएगा। दैट्स व्हाई दे रीगेन देयर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। अगर बाय द वे मैंने इन दोनों इन मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस यहां तक ला दिया तो, हाँ, फिर ये अट्रैक्ट कहां कर, फिर ये अट्रैक्ट कहां करेंगे। हाँ, अगर मैंने इनके बीच का डिस्टेंस खींचते 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 ये कर दिया तो अब इनके बीच का अट्रैक्शन खत्म, जिसे हम कहते हैं परमानेंट सेट, परमानेंट बढ़ी है लंबाई, है ना। और अगर मैंने यहां से भी बढ़ा दिया तो इनके बीच में कोई फोर्स कुछ भी नहीं रहा, टूट के अलग हो गए, ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। समझ नहीं भाई ने।
हालांकि आपके मतलब से बाहर की बातें थी ये, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब जरा एक बात देखो ध्यान से, मैंने पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया, आर नॉट से ज्यादा कर दिया, तो कहां आ गया मैं? अट्रैक्शन रीजन में आ गया। अगर मैंने यहां तक कर दिया तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अगर मैंने कहां कर दिया, आर नॉट से बढ़ा करके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ये वाला कर दिया, तो किस में आ गया मैं? बढ़िया जबरदस्त बढ़िया वाले ओरिजिनल कंपनी वाले अट्रैक्शन में आ गया मैं। लेकिन अगर मैंने पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस इससे भी ज्यादा कर दिया, तो भैया अट्रैक्शन तो है लेकिन अब कम है, अब तो दूर दूर से हेलो हाय है। ये कौन सा अट्रैक्शन है? ये तो एक दूसरे के गले में बाहें डाल के चल रहे हैं। हम्म, नहीं, इसके बियॉन्ड भी हो जाती है, हो जाती है। तो अगर डिस्टेंस मैंने यहां तक कर दिया तो क्या होगा? तो अट्रैक्शन तो रहेगा लेकिन कम हो जाएगा। फिर और अगर मैंने बढ़ा दिया तो अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। और देखना ध्यान से, इस ग्राफ को हमने जीरो से स्टार्ट नहीं करा, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस भी कर दोगे तो भी हल्का फुल्का सा तो अट्रैक्शन रहता ही रहता है। लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस है जिसमें कि अट्रैक्शन काफी बढ़िया लगा हुआ है, अट्रैक्शन है यहाँ यहाँ ये डिस्टेंस है जिसके बीच में अट्रैक्शन लगा हुआ। अब बहुत ध्यान से समझना, देखो बहुत ध्यान से समझना अब अगली बात, क्योंकि ये पूरा लेसन आपको समझ आ जाएगा अगली बात समझते ही। एक पार्टिकल तो मैंने यहां रखा हुआ है, ये इसको तो मैं छेड़ नहीं रहा, इसको मैंने कहा चुपचाप यहीं बैठा रहा, ठीक है जी मैं बैठा हूं। अब दूसरा पार्टिकल है वो यहां, मैंने कहा भाई इतनी दूर क्या कर रहा है, वहां तक तो मेरी आवाज भी नहीं जाने की, आगे आगे बैठ, है ना? इतनी दूर क्या क्या खड़ा है, इतनी दूर कैसे बैठा है? पास आ गया। कहने लगा अच्छा जी। अच्छा, जब इतनी दूर बैठा था तो मेरी आवाज ही ना पहुंच रही थी, इस पार्टिकल का इस पर कोई इफेक्ट था ही नहीं है। थोड़ा सा पास आया तो थोड़ा हल्का फुल्का लगा, लेकिन अभी भी इतना हल्का है ये कि बात बन नहीं रही, मतलब जब चाहे ये उठ के चला जाए यहाँ से। फिर मैंने कहा थोड़ा सा और, ये सीट खाली पड़ी आगे, यहाँ आके बैठो, यहाँ आके बैठिए आगे। अब ये मेरी नजरों के ऐसे सामने है कि उठ के यहाँ से जा नहीं सकता, चुपचाप भी नहीं निकल सकता, नीचे को होकर भी नहीं निकल सकता, या नीचे को झुक के बैठा होगा, मैं कह दूंगा क्या हो रहा है, नींद आ रही, सीधा बैठ। तो क्या कहा जाएगा इसे? ये कहा जाएगा कि अब ये मेरे अंडर में है, इन्फ्लुएंस में है। मैं यहां बैठा हूं या अब ये मेरे इन्फ्लुएंस में, मेरे बिना कुछ नहीं करेगा अब ये, ना तो यहां से आगे बढ़ेगी। तो क्या हुआ कि एक रेंज है, एक रेंज है, हर पार्टिकल की एक रेंज है, एक थ्री डायमेंशनल रेंज है, जिस रेंज में आने पर ये किसी दूसरे पार्टिकल को इन्फ्लुएंस करता है और खुद भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। अरे हमारी समझ में ना आ रहा क्या बोल रहे हो? इन्फ्लुएंस 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 इन्फ्लुएंस, ये एक पार्टिकल, इस पार्टिकल के चारों तरफ एक रेंज है, एक ऐसी रेंज है जिस रेंज में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ जाए, यहां आ जाए या यहां आ जाए या यहां आ जाए, इधर आ जाए इधर आ जाए, इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में अगर कोई आ गया तो अब ये इन्फ्लुएंस करेगा इस वाले पार्टिकल को और खुद भी इससे इन्फ्लुएंस होता है। ये खुद थोड़ा ये कोई कम है क्या? ये तो दोनों एक जैसी पार्टिकल तो बराबर ही तो है दोनों में, दोनों एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। और ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये। अगर ये आपका पार्टिकल है अगर ये आपका पार्टिकल, मेरा पार्टिकल कहाँ गया, कोई मिल जाए पार्टिकल, ये रहा पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के यहाँ यहाँ ऊपर भी नीचे भी यहाँ भी और इसके नीचे भी हर तरफ एक रीजन क्रिएट हो गया, जिस रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल आए तो ये उसे अट्रैक्ट मतलब इन्फ्लुएंस करेगा, नॉट जस्ट अट्रैक्ट, हम बोलेंगे इसे इन्फ्लुएंस करेगा और खुद भी उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ठीक है,
तो ये इस पार्टिकल के चारों तरफ जो ये रीजन बना है, ये किस शेप का रीजन है ये? तो इस पार्टिकल के चारों तरफ एक स्फेरिकल रीजन बन गया, जिस रीजन में आने पर कि ये किसी दूसरे पार्टिकल को इन्फ्लुएंस कर सकता है और खुद भी उससे इन्फ्लुएंस होगा। तो अब ये जो पूरा रीजन बन गया है, इसे कहते हैं हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। बात समझे? अच्छा, इस रीजन में कोई ऐसे भी डिस्टेंस होगी जिस डिस्टेंस से ज्यादा नजदीक आ जाएगा तो ये सब दूर भटाएगा, अबे दूर बैठ, गर्मी हो रही है ना? भाई यहां इस रीजन में आता तो इतनी दूर बैठा है, पास को आके बैठ। जब बस नहीं होते, बस में जाते, बराबर की सीट खाली है तो कोई दोस्त चढ़ा, ओ यहाँ जा, दूर से वो चढ़ा भी नहीं पाया पूरा, हम दूर से आवाज देते, ओ ये से यहाँ जा, यहाँ जा। हालांकि बाकी सीटें भी खाली पड़ी थी, लेकिन हमने क्या, यहाँ जा। वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में, बस के अंदर चढ़ते वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर आ गया, यहाँ जा जा। लेकिन अगर गर्मी आ रही, पसीने पसीने वाली दोपहर है तो जून की, तो दरवाजा खुल के बैठे हुए, क्यों? इससे ज्यादा पास आओगे तो क्या होगा? रिपल्शन। तो उस रिपल्शन को हम यहाँ नहीं फिलहाल बना रहे, लेकिन इस रीजन, इस पूरे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंदर एक रीजन ऐसा भी आएगा कि उससे ज्यादा क्लोज आ गया तो रिपल्शन। तो फिलहाल हम उसे नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि ये उस रिपल्शन वाले रीजन में आएगा ही नहीं। क्यों आएगा? जब रिपल्शन आना तो क्यों गाली क्यों खाएगा ये? दूर से पास, ठीक है, ओके, अच्छा, और कैसे हाल है? बढ़िया। इससे ज्यादा क्या होगा? कुछ नहीं। तो उस रीजन जो हमारा इसके अंदर एक छोटा सा रीजन है रिपल्शन वाला, उसको हम फिलहाल नहीं ले रहे। ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हुआ। यहां तक की बात समझ आई या किसी को अभी कोई है कंफ्यूजन?